Right, hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 11 देख रहे हैं, जिसमें NCERT का पैराग्राफ नंबर 15 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है. ठीक है बेटा. कंपटीशन, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चे? इससे पहले हम लोगों ने प्रीडेशन पढ़ा था, है ना. प्रीडेशन को कंप्लीट किया था. अब हम लोग देखेंगे कंपटीशन. कंपटीशन आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चे इस वीडियो में. बोल रहा है कि व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हमने पहले भी डिस्कस किया था. डार्विन ने क्या बोला था कि जो स्ट्रगल हो रहा है, जो कंपटीशन हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? एग्जिस्टेंस के लिए और सर्वाइवल के लिए, है ना. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर. एग्जिस्ट कौन करेगा? जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा. ही वॉज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, है ना. ये क्या बोल रहा है कि अगर हम एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या हम लोग नेचर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है. इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इन बोथ विच कैन इवॉल्व देन सर्वाइव विच इवॉल्व. ठीक है, वही स्पीशीज इवॉल्व करेगी जो सर्वाइव करेगी, और सर्वाइव वो करेगी जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा. पोटेंट फोर्स होगी, नेचर की फोर्स को हम पोटेंट फोर्स कहते हैं, और उसी में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी आएगी. इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन अकर विन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. जनरली ये माना जाता है कि कंपटीशन किसके बीच में होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. मान के चलो कि जैसे हम लोग हैं किसी एक चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं, मानो सभी बच्चे नीट के लिए फोकस कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आ गए ना बच्चे. ठीक है, कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, और उनका सेम रिसोर्स नीट आ सकता है. ठीक है, दैट द लिमिटिंग, और नीट की सीटें कितनी हैं? लिमिटेड है. ये बोल रहा है कि इवेंचुअली देखा गया है कि जनरली ये चीज़ देखी जाती है कंपटीशन में कि जो कंपटीशन होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में होता है, और वो compete करते हैं सेम रिसोर्स के लिए, और वो रिसोर्स कैसा होता है? लिमिटिंग होता है. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू. ये बोल रहा है कि पूरी तरह से ये लाइन ठीक नहीं है. क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ जो होती हैं वो भी compete करती हैं सेम रिसोर्स के लिए. वो कैसे? वो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता है एग्जाम्पल से. देखो, जैसे हम लोग देख रहे हैं बच्चे, इसने एग्जाम्पल दी है ना. डार्विन ने एक एग्जाम्पल दी है. फर्स्ट इंसिस्टेंस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स. शैलो होता है नॉट डीप. साउथ अमेरिकन लेक में क्या है? विजिट करते हैं फ्लेमिंगोज, दैट इज़ बर्ड्स, एंड अमेरिकन लेक में जो फ़िश है उसको रेजिडेंट फ़िश बोला जाता है. तो बर्ड्स आते हैं वहाँ पर, और रेजिडेंट फ़िश ऑलरेडी वहाँ पर होती है, उनको हम लोकल फ़िश कहते हैं. वो कम्पीट करती हैं कॉमन फूड के लिए. ठीक है, मतलब सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट करती हैं, और सेम रिसोर्स क्या है बच्चे? जू प्लैंकटन इन द लेक. ठीक है, तो अब ये अनरिलेटेड स्पीशीज आ गई ना, लोकल फिश और बर्ड्स, ये कम्पीट कर रही हैं किसके लिए? सेम रिसोर्स के लिए लेक में. क्लियर है बच्चे? तो ज़रूरी नहीं है बच्चे कि कंपटीशन जो है वो आपके किसके बीच में हो? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, मतलब कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में भी सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन हो सकता है बच्चे. दूसरी एग्जाम्पल, सेकेंडली रिसोर्स नॉट बी लिमिटिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्स लिमिटिंग है तभी कंपटीशन है. फॉर कंपटीशन इट बोल रहा है कि रिसोर्स अगर लिमिटिंग नहीं भी होंगे तब भी कंपटीशन होगा. वो कैसे समझाया है? इंटरफेरेंस कंपटीशन. मतलब जहाँ पर रिसोर्स कैसे हैं? रिसोर्स जो हैं बच्चे अनलिमिटेड हैं. रिसोर्स कैसे हैं बच्चे? अनलिमिटेड हैं. नाउ देन ऑल्सो कंपटीशन अकर. वो कैसे? उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन. क्या बोलते हैं बच्चे? इंटरफेरेंस कंपटीशन. द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्स आर अबेंडेंट. ठीक है, समझो इसको पहले. कैसे? मानो जैसे मेरे पास ये एक प्लांट है, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर हैं, और इन फ्लावर में क्या होंगे बच्चे? नेक्टर प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड. और ये इन जितने ज़्यादा फ्लावर होंगे उतने ज़्यादा नेक्टर होंगे. तो कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड होगी बच्चे. अब इंसेक्ट जो है बच्चे इस नेक्टर के पास जाता है, आराम से नेक्टर को कलेक्ट करता है. बट सेकेंड स्पीशीज़ जो है बर्ड्स, क्या होते हैं? वो बर्ड्स जो है वो एंटर कर जाते हैं इस पर फीड करने के लिए. तो इंटरफेरेंस किसने क्रिएट की? बर्ड ने. तो अब हम बोल रहे हैं कि सेकेंड बर्ड स्पीशीज अफेक्ट द फीडिंग इंसेक्ट स्पीशीज विच आर फीड ऑन द सेम रिसोर्सेज, है ना बच्चे. तो अब क्या होता है कि कंपटीशन फीडिंग का अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है ना बच्चे, है ना. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कंपटीशन. क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस कंपटीशन. मानो जैसे हमारे पास क्या है?
इंसेक्ट और बर्ड्स जो है वो डिफरेंट होगे ना। जैसे इंटरफेरेंस का द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज मतलब इंसेक्ट माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग। कैसे इंसेक्ट की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गई? क्योंकि उसके ऊपर अदर स्पीशीज आ गई, प्लांट के ऊपर नेक्टर खाने दूसरी स्पीशीज, तो अदर स्पीशीज क्या आ गई? बर्ड्स। इवन की रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा था, फूड भी थी, स्पेस भी थी, अबेंडेंट था, बट फिर भी उसकी ब्राउजिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। किसकी? इंसेक्ट की, क्योंकि उसको बर्ड ने इंटरफेयर कर दिया। ठीक है बच्चे, तो ये हम बोल रहे हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब हम लोग देखते हैं बच्चे, देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर्ड बाय द टर्म ऑफ इट्स आर द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। अब इधर देखना, फिर हम इसको समझेंगे। बोल रहा है कि अगर कंपटीशन नहीं होगा ना बच्चे, आर की वैल्यू, आर किसको रिप्रेजेंट करता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ फिटनेस, तो आर की वैल्यू हाई होगी बच्चे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म फिट होगा, स्पीशीज फिट होगी, मोर रिप्रोडक्शन होगी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, पॉपुलेशन साइज लार्ज हो जाएगा। तो जहाँ पे कंपटीशन नहीं है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी बच्चे, ऑब्वियस सी बात है। कंपटीशन नहीं है तो पॉपुलेशन लार्ज हो जाएगी। ठीक है, बोल रहा है कि अगर कंपटीशन है, इफ़ कंपटीशन इज देयर, आर वैल्यू कम हो जाएगी बच्चे, ऑर्गेनिज्म अनफिट हो जाएगा, स्पीशीज अनफिट हो जाएगी, लेस रिप्रोडक्शन हो जाएगी, है ना, लेस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो जाएगा। तो देखो बच्चे, जो फैसिलिटीज़ होती हैं जितनी अच्छी होंगी तो उतने अच्छे से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे। जितनी आप क्या करोगे, कैरिंग कैपेसिटी कम कर दोगे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की, मतलब फीडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं होगा ना बच्चे। मानो रिसोर्स जो है अगर हमारे पास कम है तो हमारे पास कंपटीशन इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड है, कंपटीशन फिर भी होगा, बट फिर वो कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये दो चीज़ें समझाइए, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। एक स्पीशीज ए है और दूसरी स्पीशीज बी है। मानो स्पीशीज ए सुपीरियर है और बी जो है वो इन्फीरियर है। कैसे? ए स्पीशीज और बी स्पीशीज का सेम क्या है? फूड, दोनों का सेम फूड है। हैबिटाट भी क्या है? सेम है। ठीक है, ठीक, मतलब बोथ स्पीशीज फूड एंड हैबिटाट क्या है? सेम है। बोथ स्पीशीज कैन लाइव टुगेदर? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप बोलोगे नो। क्यों? वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसी को गॉजेज लॉ बोला गया, दैट इज गॉजेज लॉ। मतलब बोथ स्पीशीज फाइट फॉर सेम रिसोर्स, जैसे नीट हो गया, सुपीरियर वन सेलेक्ट होगी, इन्फीरियर वन एलिमिनेट। जिसने बेस्ट टाइम की मैनेजमेंट की होगी, जो टाइम से एग्जाम में पहुंची होगी, और जिसको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, और सुपीरियर जो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो मतलब दो अच्छी फ्रेंड्स हैं, बट मानो एक ही अगर सीट होगी, वो एक सीट के लिए compete कर रही हैं, तो जो अच्छी फ्रेंड हैं वो भी एक दूसरे को धोखा दे देंगी, वो भी क्या हो जाएंगे बच्चे, वो जो है जो इन्फीरियर होगी, तो इसका मतलब वो जो सुपीरियर वाली है वो इन्फीरियर को एलिमिनेट। वो सुपीरियर कैसे हुई? वो टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गई, जल्दी से क्वेश्चन ठीक कर रही है, ठीक है, तो उसकी सिलेक्शन होगी। ठीक, जो इन्फीरियर हुई मतलब वो लेट पहुंची, उसको पता नहीं चला, वो लेट पहुंचने पे भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई, तो ये इन्फीरियर है। तो यहाँ पर बोला गया है ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटाट पे हों, सेम हैबिटाट शेयर करें, सेम फूड रिसोर्स हो, उनके बीच में कंपटीशन हो, उनके बीच में भी कंपटीशन होता है। समझ आई? वो सरवाइव नहीं कर सकते एक साथ, उसी को गॉजेज लॉ बोला गया। ठीक है, तो जब सुपीरियर सेलेक्ट होती है और इन्फीरियर एलिमिनेट होती है, उसी को कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। देखो ना बच्चे, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, it is relatively easy to demonstrate a laboratory experiment as a Gauss's other experiment ecologists did when resources are limited the competitively, जब resources हमारे पास limited होंगे, the competitively superior species will eventually eliminate the other species। जब resources limited होंगे तो हमारे पास ये होगा, ठीक। but evidence for such competitive exclusion, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। अकरिंग इन द नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव।
तो मतलब कंक्लूसिव नहीं होता है बच्चे। जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है बच्चे, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब रिसोर्स कम है, कंपटीशन हाई है, उसमें से सुपीरियर सेलेक्ट होगा, इन्फीरियर रिजेक्ट होगा, तो उसी को हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं। बोल रहा है कि ये 1 मिनट में नहीं होता है, मतलब ये कंक्लूसिव नहीं है कि कल हुआ आज सेलेक्ट हो गया, आज ऐसा नहीं, ये लंबे समय तक चलता है, नॉट डायरेक्ट, स्लो स्लो स्लो। अब इसको एक एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रॉन्ग एंड परसेसिव circumstantial evidence does exist, however in some cases, बोल रहा है कि abandoned territories in Galapagos Islands become extinct within a decades after goat were introduced on the islands। गोट जो है बच्चे, उसके पास जो अप नेक है ना, उसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, और ग्रेजर जैसे शीप है वो डाउन नेक होगी, या जैसे हमारे ये टोरोटाइज आ गए, इनकी जो ब्राउजिंग कैपेसिटी है वो कम है, जिसकी वजह से जब आइलैंड पे गोट आई तो वो फास्ट चीज़ें खाने लगी। दोनों का सेम रिसोर्स है, एक ही हैबिटाट पे रह रहे हैं, बट एक टाइम आया कि टोरोटाइज की ब्राउजिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से गोट उस एरिया पे डोमिनेट हो गए और टोरोटाइज जो है वो एलिमिनेट हो गए। इसको ख़त्म होने के लिए 100 साल लगे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर एनसीईआरटी ये लाइन बोलती है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मतलब सुपीरियर सेलेक्ट और इन्फीरियर एक्सक्लूड हो गए। ये सब होने के लिए नेचर इज़ नॉट ऑलवेज कंक्लूजन, मतलब नेचर ये नहीं कहता है कि एकदम से हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। ठीक है, गोट डोमिनेट हो गए और ये टोरोटाइज वहाँ से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि गोट की ब्राउजिंग कैपेसिटी अच्छी है कंपेरेटिवली टोरोटाइज के। ठीक है, देन another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release। दूसरा कंपटीशन आता है बच्चे कॉम्पिटिटिव रिलीज से। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज? कंपटीशन में ही कॉम्पिटिटिव रिलीज है, कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस से अभी तक हम पढ़ रहे हैं। मानो एक मेरे पास आइलैंड है बच्चे, इस आइलैंड पे 2 स्पीशीज हैं, बर्ड 1 और बर्ड 2। बर्ड 1 के पास बीक साइज बड़ा है, बर्ड 2 के पास बीक साइज छोटा है, और ये हमारा सीड साइज है बच्चे। सीड साइज लार्ज है तो ऑब्वियसली डोमिनेट कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होगा बर्ड 1, क्योंकि इसकी बीक लार्ज है तो सीड साइज लार्ज है, इजली ये खा रहा है बच्चे। बर्ड 2 को दिक्कत है, उसका साइज छोटा है। क्या करना पड़ेगा? अगर हम स्ट्रांगली कॉम्पिटिटर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं बच्चे, है ना, अगर हम रिमूव कर देते हैं स्ट्रांगली कॉम्पिटिटर को फ्रॉम आइलैंड स्पीशीज 1, उसी को हम कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। हमने इसको क्यों रिमूव किया बच्चे? हमने इसलिए रिमूव किया है क्योंकि ये जो बर्ड 2 की स्पीशीज है, इसको टाइम लग रहा है इसको खाने में, तोड़ेगी फिर खाएगी, तो इसका मतलब इसको टाइम देंगे हम लोग तो ये आराम से बर्ड 2 का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्ट्रांगली कॉम्पिटिटर को हम रिमूव कर देते हैं तो जो वीक था उसको हम टाइम देंगे, वो आराम से उसके में कंपटीशन कम हो जाएगा, तो वो अपने नंबर को इंक्रीज कर देगा। तो पहले तो एकदम से टक टक करके ये बड़ी वीक से ये बड़े बड़े सीड खा लेता था, तो इससे ये एलिमिनेट हो सकते थे। तो हमने क्या कर दिया? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को रिमूव कर दिया। बर्ड जो बचा वो आराम से तोड़ तोड़ के खा रहा है, अब ये आराम से अपने नंबर को इंक्रीज करा। इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। मतलब स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को रिमूव कर देना, उसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं बच्चे। फर्क है, कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस में फ़र्क है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में फ़र्क है, कॉम्पिटिटिव रिलीज में फ़र्क है। ये चीज़ें याद रखना। कॉम्पिटिटिव रिलीज में कॉम्पिटिटर को हम रिमूव कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को हम रिमूव कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में टोरोटाइज जो हैं वो निकल गए और गोट वहाँ पे रह गई, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस में इंसेक्ट की ब्राउजिंग कैपेसिटी को हैम्पर किसने कर दिया? बर्ड्स ने, ठीक है। तो ऐसे करके हम देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो एक और हम एग्जांपल देखते हैं। A species whose distribution, whose मतलब bird 2, a species whose distribution is restricted, मतलब हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट, निकाल दिया उसको, restricted to a small geographical area। स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया से हमने ए स्पीशीज़ को, मतलब बर्ड 1 वाला जो है ना, मतलब जिसका कौन सा हमने रिमूव किया? ए स्पीशीज़ को हमने रिमूव किया जिसकी लार्ज बीक थी, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टली स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज। नहीं, ऐसे देखना है इसको हमने। देखो, अ स्पीशीज वूज मतलब बर्ड 2
का डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टली कैसा है, कम है उस ज्योग्राफिकल एरिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीशीज है, मतलब जिसकी बड़ी बीक और वो क्या कर रही है, आराम से वो बड़े साइज़ के सीड को खा रही है। क्लियर है यहाँ तक? सुपीरियर स्पीशीज, ठीक है। कौन सी? बर्ड वन आगे। इज फाउंड इन एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव। तो अगर हम बर्ड वन को रिमूव कर देते हैं तो बर्ड टू की स्पीशीज अपने आप मल्टीप्लाई होती जाएंगी। समझ आई? तो अब देखो, जैसे यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसने एक रॉकी सी कोस्टलैंड स्कॉटलैंड में जाके रिसर्च किया। इसने देखा देखो बच्चे, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इससे आगे ये जितना भी रेड कलर का है ना, इससे आगे एक एग्जाम्पल चेंज हो जाएगी, यहाँ से आगे, ठीक है। यहाँ से आगे अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, इससे आगे। देखो कैसे, एक हमारे पास एरिया है बच्चे, ठीक है, ये एक एरिया है ना। हम बोल रहे हैं कि ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट ये वाला, और ये वाला जो है ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में इंटरटाइडल एरिया, ये वाला जो एरिया है ये इंटरटाइडल एरिया। इंटरटाइडल एरिया वो होता है जहाँ पर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इन्वायरमेंट मीट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इंटरटाइडल एरिया में दो स्पीशीज़ हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, है ना बच्चे। देखो कैसे, ये बड़ी बड़ी जो स्पीशीज़ हैं इनको हम बालेनस कहते हैं, ये लार्ज बार्नकेल्स हैं, मतलब बार्नकेल्स मतलब आर्थ्रोपोड की स्पीशीज़। और ये जो छोटी छोटी हैं बच्चे, ये स्मॉल बार्नकेल्स हैं, इनको हम कैथामेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथामेलस। अब यहाँ पे क्या होना है बच्चे, यहाँ पे क्या होना है, जो डोमिनेंट है वो रहेगी, मतलब इस बाल एनस ने रिमूव कर दिया यहाँ से किसको, कैथामेलस को। क्यों? क्योंकि इनकी हो सकती है ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी जू प्लैंकटन पे फीड करने की, इनकी कम होगी, जिसकी वजह से ये एक समय में लंबे समय के बाद एलिमिनेट हो गई, ये सिलेक्ट होगी, ठीक है। देखो ज़रा इसको भी, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लार्जर एंड कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर बार्नकेल्स दैट इज बाल एनस डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया। इंटरटाइडल एरिया में ये डोमिनेट थी बाल एनस, है ना, बाल एनस, ठीक है। एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्नकेल्स दैट इज कैथामेलस फ्रॉम द दैट जोन्स, ठीक है बच्चे। In general, herbivores and plants appear to the more adversely affected by the competition than carnivores। बोल रहा है कि जो हमारे पास पायरामिड होता है बेटा, इस पायरामिड में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बच्चे हमारे, सबसे ज़्यादा प्लांट्स अफेक्टेड होंगे कंपटीशन में, उसके बाद प्लांट को खाने वाले, और सबसे लीस्ट अफेक्टेड होते हैं हमारे कार्निवोर। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड प्लांट्स, उससे कम आपके प्लांट को खाने वाले हार्बिवोर्स, और सबसे लीस्ट अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन में आपके टॉप कॉर्निवोर्स, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया सर। अब पैराग्राफ 20 में जो हमने पढ़ा है वो एक्सप्लेन कर देना है। गॉजेज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनिटली, ठीक है। एंड कंपेटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, इन्फीरियर जो होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। इवेंचुअली दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्स आर लिमिटेड, ये तब तक ट्रू है जब तक हमारे रिसोर्स लिमिटेड हैं, बट नॉट अदरवाइज, ऐसे नहीं। क्यों? मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। वो बोल रहे हैं रिसेंट स्टडीज वाइल दे डू नॉट रूल आउट द अकरेंस ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, बोल रहा है कि रूल्ड आउट नहीं होंगी नेचर में, वो क्या कर लेंगी, दे पॉइंट आउट that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion। बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमिनेट हो जाए इन्फीरियर, वो क्या करेगी, वो उसके साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर देगी, ठीक है बेटा, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंस किसकी एग्जाम्पल है? गॉजेज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एग्जाम्पल है को एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंस दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग, वन सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है बच्चे, मानो ये जैसे मेरे पास एक प्लांट है, इस प्लांट की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और इन ब्रांचेज के ऊपर स्पैरो रह रही हैं, स्पीशीज ए बी सी डी स्पैरो रह रही हैं, ठीक है। तो हर स्पैरो का एक अपना अपना नेस्ट होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो प्लांट ने इसको शेल्टर प्रोवाइड कर दिया, मतलब स्नेक इसके एग वगैरह ना खाए, और बदले में प्लांट को क्या मिल रहा है, बदले में प्लांट को पॉलिनेट करने में भी बर्ड्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं बच्चे
कि यहाँ पर क्या हुआ है, इन दोनों ने एक दूसरे की सपोर्ट ले ली, उसी को को एवोल्यूशन बोला जाता है ना, को एग्जिस्टेंस, एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर इस ब्रांच पे एक नेस्ट होगा तो वो आराम से अपने टाइम से जाएगा, इस पे न्यूट्रिएंट लेके आएगा कहीं से और फिर आराम से जाएगा। इन सब का टाइमिंग, फॉरेजिंग है ना, ब्राउजिंग, सब डिफरेंट रहता है बच्चे, है ना। जो फीडिंग बिहेवियर होता है इन सब का डिफरेंट होगा, ठीक। ये एक दूसरे के साथ कोई कम्पीट नहीं करे, ये खाना लेने जा रही है, ठीक है, इसका अलग टाइम होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, सबका अपना डिफरेंट फीडिंग हैबिटाट है, ठीक। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों साथ साथ में इवॉल्व हो रहे हैं, दोनों साथ साथ में इवॉल्व, को एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं। कैसे, देखो, वन सच मैकेनिज्म रिसोर्स पार्टीशनिंग, इन्होंने रिसोर्स को पार्टीशन कर दिया ना, ये इसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इफ़ टू स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कंपटीशन, इन्होंने कंपटीशन को अवॉइड कर दिया बाई चूजिंग फॉर इंसिस्टेंट डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। मानो ना जैसे इस नेस्ट पे जो स्पैरो होगी तो उसने क्या करना है, उसका अपना टाइम है जाने का आने का, डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न का मतलब होता है कि ये इसके ऊपर नहीं, जैसे ये खाना लेने जा रही है इसका इसके ऊपर कोई निर्भर नहीं। फॉरेजिंग पैटर्न मतलब डिफरेंट टाइम, फीडिंग टाइम को चेंज कर देना, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे मार्क आर्थर, इन्होंने बताया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम वार्बलर कहते हैं, विच इज स्पैरो, एक सेम ट्री पे रहती हैं और उन्होंने अवॉइड किया है कंपटीशन और वो को एग्जिस्ट करती है ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस। इन्होंने अपने अपना फॉरेजिंग पैटर्न और फीडिंग टाइम चेंज कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या कर रही हैं, अपने नेस्ट से जाएंगी, अपने नेस्ट पे आएंगी, इसको इसके साथ कोई लेना देना। एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे नेस्ट हो सकते हैं ना बच्चे, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पैरो भूल जाएगी मुझे कहाँ जाना है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी जो एग्जांपल थी बच्चे कंपटीशन की, वो हम लोगों ने पढ़ ली है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बताओ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कमेंसलिज्म स्टार्ट करेंगे, अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।